Good morning, students. Welcome to all of you in this class. It means online class. Now, I am going to discussing the topic preventive detention laws. निवारक निरोध अधिनियम या निवारक निरोध विधिया. This topic is under the subject as constitutional law of India. अर्थात अभी मैं जिस टॉपिक पर चर्चा या समझाने का प्रयास करेंगे यह बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण चैप्टर से संबंधित यह टॉपिक है जो भारतीय संवैधानिक विधि के अंतर्गत आता है. ऐसे निवारक निरोध विधियां प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 4 से 7 तक के उपबंधों में निहित है. आर्टिकल 22 के अंतर्गत गिरफ्तारियां दो प्रकार की हो सकती है या दो प्रकार की होती है. पहला है कि सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारियां और दूसरा है कि निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारियां. जो पहला जो है सामान्य दंड विधि के तहत जो गिरफ्तारियां है या जो प्रिवेंटिव है वह आर्टिकल 22 के खंड 1 एवं 2 से संबंधित है और दूसरा जो निवारक निरोध विधियां जो प्रिवेंटिव है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 4 से लेकर 7 तक में विहित है. ऐसे जो आर्टिकल 22 के पार्ट 3 है वह विदेशी शत्रु से संबंधित है जिसे भी हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत ले सकते हैं. तो इस तरह से निवारक निरोध विधि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को आर्टिकल 22 फर्स्ट एवं सेकंड खंड के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त है वह इसमें नहीं है. यानी कहने का तात्पर्य कि जो आर्टिकल 22 खंड 1 एवं 2 में जो अधिकार निहित की गई है गिरफ्तार व्यक्तियों को वह प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में नहीं है. जैसे गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र बताए जाने का अधिकार या दूसरा है कि अपनी पसंद के एडवोकेट से वकील से सलाह एवं बचाव करने का अधिकार या नेक्स्ट है कि गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार और साथ ही साथ 24 घंटे से अधिक होने पर मजिस्ट्रेट के आदेश बिना निरोध से स्वतंत्रता इत्यादि. ये सभी जो राइट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है. ये जैसा कि पहले हम बताए हैं सामान्य विधि से के अंतर्गत जो गिरफ्तार व्यक्ति होते हैं उनके पास ये सभी अधिकार प्राप्त है. फिर भी क्योंकि निवारक गिरफ्तारी जो डिटेंशन अरेस्टिंग है दंडात्मक गिरफ्तारी से भिन्न है. जो प्यूनिटिव
जो अरेस्टिंग है उससे यह डिटेंशन गिरफ्तारी भिन्न है, अर्थात अलग किस्म के है कि दंडात्मक गिरफ्तारी दंड देने के उद्देश्य से की जाती है, किंतु निवारक बंदीकरण या गिरफ्तारी का उद्देश्य दंड देना नहीं है बल्कि अपराध करने से रोकना है या निरुद्ध व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने से रोकने से होता है। तो इसमें निरुद्ध किए गए व्यक्ति के ऊपर कोई क्राइम का या अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसी कार्रवाई यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई एहतियातन होता है जो किसी व्यक्ति को क्राइम करने से रोकने के लिए प्रयोग में लाया जाता है या इसे किया जाता है। तो इस तरह से आप सब समझ गए कि ठीक अनुच्छेद 22 के तहत जो खंड 1 या 2 है उसमें जो सामान्य दंड विधि के अंतर्गत गिरफ्तारियां होती है, जिसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अर्थात जो निवारक निरोध विधि के अधीन जो गिरफ्तार व्यक्ति होते हैं उनको वे सभी अधिकार तो प्राप्त नहीं है, क्योंकि वे पनिशेबल गिरफ्तारी नहीं होता या डिटेंशन गिरफ्तारी होता है। इसे निरोध या उसे रोक कर रखने के है कि उस तरह के चाहे वह राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित हो या आंतरिक सुरक्षा से संबंधित हो, तो इत्यादि के से संबंधित क्राइम को रोकने हेतु ऐसे व्यक्ति जो उसमें इन्वॉल्व है उसको डिटेंशन किया जाता है, उसे निरोध किया जाता है या रोका जाता है। तो निवारक निरोध जो विधियां है इसके संविधान में स्पष्ट परिभाषा तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसके कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री यदि आप पुस्तकों में भी देखेंगे, अभी कुछ सुनेंगे तो कुछ ये होगा कि आखिर ये कैसे कहाँ से आया और क्यों आया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो निवारक कानून जो भी अभी निवारक जैसे एट प्रेजेंट तो बहुत है, लेकिन प्रारंभ में शुरू में निवारक कानून प्रजातांत्रिक शासन के प्रतिकूल माना जाता था कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री इसे डिटेंशन लॉ को तरजीह नहीं देता था, क्योंकि उसे फिर चुनाव में जाना है और जनता के समक्ष जाना है। अगर इस तरह के प्रतीकात्मक या प्रक्रियात्मक कार्य के कानून के अंतर्गत व्यक्तियों को यदि डिटेन करके रखा जाए तो कल होकर उसके लिए वो लाभदायक सिद्ध नहीं होता। इसलिए अधिकांश डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे कानूनों को संविधान में स्थान नहीं दिया गया, परंतु चाहे वह यूके हो या यूएसए हो, वहाँ पर शांति काल में इसको स्थान तो नहीं दिया गया, लेकिन इमरजेंसी पीरियड में आपातकाल के दौरान यूके या यूएसए अमेरिका के भी कुछ एक्ट में ऐसे कानूनों को अधिक स्थान दिया गया है। जैसे एक मामला है लिवरसीच एंडरसन जो 1942 के मामला यूके में आया। उस समय जो एक एक्ट को लीगल घोषित करते हुए हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो वहाँ के अपर चैम्बर है इंग्लैंड का, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा था कि प्रजा की स्वतंत्रता ही मूल्यवान क्यों न हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके लिए कुछ सीमा तक कानून बनाकर उनका बलिदान किया जा सकता है, जैसे देश की रक्षा या राष्ट्र की सुरक्षा। तो इस तरह से इसके जो आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों इसको प्रयोग में लाने की
आवश्यकता महसूस विभिन्न देशों में किया गया, उसमें कुछ डिफरेंसेज है। फिर भारत में निवारक निरोध विधि संविधान के हिस्सा है, चूँकि यह बाद में हमारे यहाँ के संविधान का निर्माण हुआ 1950 में, 1950 में लागू हुआ। तो हमारे संविधान सभा के जो संविधान बनाने वाले संविधान निर्मात्री सभा था, उसके कुछ सदस्यों ने इसके औचित्यता पर, इसके मान्यता पर बल दिया और इसे प्रोविजन के अंतर्गत रखा भी गया। इसका प्रयोग आपात एवं सामान्य अवस्था में भी हमारे देश में होता है और इस कानून को संवैधानिक स्थान देने का उद्देश्य समाज विरोधी कार्यों को रोकना, देश को खतरा पहुंचाने वाले तत्वों पर नियंत्रण करने के लिए, या जैसे हमारा देश आप भी जानते हैं कि भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, विभिन्नता में एकता का प्रयास यहाँ होता है। तो यहाँ पर आप पहले से भी पिछले 70 वर्षों के शासन के दौरान ये देखने को मिलेगा कि बराबर कहीं न कहीं कुछ सोशल इविल्स के द्वारा या जो विरोधी गुटों के द्वारा इसमें परिवर्तन करने का, इसमें यानी देश को तोड़ने का साजिश रचने का भी प्रयोजन किया गया है, बार बार किया गया है। जैसे नागा विरोधी के द्वारा आंदोलन करना, या मणिपुर में आंदोलन करना, या पंजाब में जैसे भिंडरावाले के नेतृत्व में देश तोड़ने के लिए आंदोलन या उसको जुटाना, या आप कश्मीर में देखते हैं अभी भी राष्ट्र के सुरक्षा या अपने हिस्से को बचाने के लिए इस तरह की कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे गोपालन बनाम मद्रास राज्य के जो मामला आया 1950 के, ये मामला आया, उसमें भी जो हमारे संविधान में प्रिवेंटिव डिटेंशन के उपबंधों को उपबंधित किया गया, उसके विस्तृत अवलोकन किया गया और उसको विधि मान्य बताया गया है, जिसको आप उस उक्त मामले को आप पुस्तकों में देखकर विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। फिर भारत में निवारक अधिनियम, जो निवारक निरोध अधिनियम 1950 में संसद के द्वारा इसे पारित किया गया। इस एक्ट के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकार, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स तथा अन्य अथॉरिटीज को, प्राधिकार को इस कानून को किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग करने को प्राधिकृत किया गया, ऑथराइज की गई। अर्थात इन सरकार या प्राधिकार को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों एवं अन्य प्राधिकार को यदि समाधान हो जाए कि किसी व्यक्ति द्वारा देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या समुदायों की सुरक्षा इत्यादि की खतरा है, तो ऐसे प्रतिकूल कार्यों को रोकने के लिए निरोध करना आवश्यक हो तो वे कार्यवाही कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य, यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को या अन्य अथॉरिटीज को जो संसद द्वारा 1950 में पारित अधिनियमों के द्वारा ये अधिकार दिया गया कि यदि ऐसे व्यक्ति जो देश के सुरक्षा के लिए खतरा हो या देश के आंतरिक जो भी
पब्लिक सिस्टम है या कोई भी अन्य कम्युनिटी से रिलेटेड कोई सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा के लिए वह खतरा हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को निरोध करने की आवश्यकता महसूस हो, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से प्रतिकूल कार्यों होने की शंका हो तो उसे रोकने हेतु अगर डिटेंशन करने की आवश्यकता हो तो उसे किया जा सकेगा। परंतु उन प्राधिकार को, उन अथॉरिटी, चाहे केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो या अन्य अथॉरिटी हो को, या अथॉरिटीज द्वारा राज्य या केंद्र सरकार को, अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या प्राधिकार किसी को ऑथराइज करता है, किसी अधिकारी को या अथॉरिटी को यदि ऑथराइज करता है, तो उसे समय पर केंद्र सरकार को या अन्य सरकार को रिपोर्ट करना होगा, और साथ साथ उन आधारों जिन पर निरोध का आदेश बेसिस है, आधारित है, उसे भी अपने रिपोर्ट में देना होगा। अर्थात वैसे बात, अन्य बात जो उनके विचार में निरोध आदेश के लिए आवश्यक है, उसे भी सरकार को या जो प्राधिकार उसे नियुक्त किया है उसे प्रेषित करना होगा। इसके अलावा इस एक्ट के सेक्शन 7 के अंतर्गत आदेश जारी करने वाले प्राधिकार को यह आदेश देती है कि निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आधार शीघ्र, जो डिटेंशन किया गया है उस पर शीघ्र सुनवाई करे या संसूचित करे। सेक्शन 8 के अधीन यह प्रावधान है कि सलाहकार बोर्ड की गठन का उपबंध भी होना चाहिए, एडवाइजरी बोर्ड का गठन भी होना चाहिए। साथ ही सेक्शन 9 के अंतर्गत समुचित सरकार को 7 सप्ताह के भीतर निरुद्ध व्यक्ति के मामले को सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखने के भी प्रावधान या उपबंध करती है। फिर सेक्शन 10 धारा 10 के तहत सलाहकार बोर्ड द्वारा पालन किए जाने वाले सभी प्रक्रिया को विहित किया जाए। साथ ही सलाहकार बोर्ड अपने समक्ष जो भी प्रस्तुत सामग्री या विषय वस्तु पर विचार करेगा और निरोध आदेश से 10 सप्ताह के भीतर सरकार को अपना रिपोर्ट भेजेगा कि निरुद्ध व्यक्ति के निरोध के पर्याप्त कारण है, पर्याप्त रीजन है अथवा नहीं है। यदि बोर्ड, सलाहकार बोर्ड यदि निरोध के पक्ष में रिपोर्ट देती है, अगर उसके निरोध के विपक्ष में देगी तो डिटेंशन समाप्त हो जाएगी। यदि डिटेंशन के पक्ष में रिपोर्ट देगी तो सरकार निरोध आदेश की पुष्टि कर देगी और जितना काल अवधि के लिए उचित समझेगी उतना काल अवधि तक निरोध को चालू रखेगी, डिटेंशन को बरकरार रखेगी। फिर सेक्शन 12 में बिना सलाहकार बोर्ड की राय को सरकार 3 माह से लेकर एक वर्ष तक वैसे व्यक्ति को निरोध के में रख सकेगी, रखती है या डिटेंशन करती है, जिससे देश के सुरक्षा या किसी पब्लिक सिस्टम की सुरक्षा या अन्य कम्युनिटी के सुरक्षा के प्रतिकूल कार्य होने का डर हो। फिर सेक्शन 14 में निरोध, सेक्शन 14 अर्थात धारा 14 में निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश सूचित किया गया है या नहीं जांच करने का अधिकार
न्यायालय से परे का प्रोविजन किया गया कि न्यायालय उस पर सुनवाई नहीं कर सकता, उसे नहीं देख सकता। परंतु गोपालन वर्सेज मद्रास राज्य जो 1950 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस जो सेक्शन 14 है को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, क्योंकि न्यायालय यदि नहीं देखेगा तो सरकार अपने मन मुताबिक अत्याचार पूर्ण कार्य करेगा। इसलिए इसके साथ साथ उसने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और उसके साथ साथ कुछ दिशा निर्देश, कुछ डायरेक्टिव उसमें प्रदान कर दिया। डायरेक्टिव सन्निहित अपने वर्डिक्ट में किया। ऐसे 1950 एक्ट बट से को धीरे धीरे सरकारों के द्वारा बढ़ाते हुए 1969 तक लाया गया। फिर 1969 में सरकार विपक्ष के कुछ दिनों के लिए बना, इसलिए उस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को समाप्त विरोधी सरकारों ने कर दिया। लेकिन 1971 में फिर इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो उसने उसके दूसरे रूप में अर्थात मीसा एक्ट के रूप में उसे लागू कर दिया, जो कि आप 1975 के इमरजेंसी पीरियड में देखने को मिला कि इस एक्ट के तहत सरकार ने किस तरह का खेल रचाया और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ या नेताओं को या जो कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर डाल दिया। इसका भी विस्तृत जानकारी आपको पुस्तकों में मिलेगा। यह 1977 तक चला, 1971 से 1977 तक चला। 1977 के उत्तरार्ध में जब फिर जनता पार्टी सरकार आई तो इसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद इस तरह के एक्ट फिर 1980 में आए, तो 1980 से 1983 तक यह एक्ट चला। तो यहाँ पर है कि यह कानून 1980 में जब इंदिरा गांधी सरकार फिर आई तो यह कानून प्रभावी हो गया और 1983 में भी इसे फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत इसे लाया गया। फिर आगे बढ़ते हुए इस तरह का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट माने के अंतर्गत कुछ कानूनें जो 2002 में आतंकवाद निवारक निरोध एक्ट अर्थात पोटा के अंतर्गत भी लाया गया, क्योंकि आप देखते हैं कि 1990 के दशक के बाद हमारे यहाँ हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं में वृद्धि हो गया है, देश विरोधी कार्यों बढ़ने लगा है। इसलिए आतंकवाद निवारक निरोध एक्ट को पारित किया गया और इस संबंध में 1982 में ही एक मामला आया था, AK राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामला, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया और संविधान पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और सरकार के द्वारा समय समय पर जो ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी इस कानून के अंतर्गत इस एक्ट के रूप में जो लाया जाता रहा है उसे विधिमान्य घोषित कर दिया और अपना विस्तृत रिपोर्ट दिया कि देश की सुरक्षा या राष्ट्र के एकता के लिए या आंतरिक सुरक्षा के लिए इस तरह के कानून की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो 2002 के जो पोटा कानून है उसके बाद भी बहुत से कानून आते रहे हैं जिस पर विपक्षी विरोधी दलों के द्वारा बराबर इस पर क्रिटिसाइज होते रहा है, लेकिन वही दल जब सरकार सत्ता में आती है तो उस तरह के कानूनों को लाती है, क्योंकि पहले देश राष्ट्र उसके बाद अन्य सभी। तो इस तरह से निवारक निरोध विधियों के विरुद्ध
जो ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया चलते गया। इसके बाद न्यायालय के द्वारा बीच बीच में हस्तक्षेप होता रहा है। इसमें रिव्यू का भी प्रावधान, न्यायिक पुनराविलोकन का भी प्रावधान आया। तो इसके संबंध में आगे समय मिलेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज कि निवारक निरोध अधिनियम के संवैधानिक के अंतर्गत जो गिरफ्तार व्यक्ति है या जो भी गिरफ्तार है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अर्थात न्यायालय के द्वारा क्या संरक्षण प्राप्त होगा। थैंक यू।